अभी 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने कंपैरिजन किया दुबई और कनाडा की लाइफ का। और मैंने लोगों को रिकमेंड किया कि अगर आपके पास पासपोर्ट आ गया और आप कनाडा में रहते हैं तो आपको कनाडा में नहीं रहना चाहिए, आपको दुबई आ जाना चाहिए। इस वीडियो के जवाब में बहुत सारे ऑब्वियसली कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, जिसमें लोगों ने मुझे बोला कि सर कनाडा का जो है वो हेल्थ केयर बड़ा स्ट्रांग है, वहां पे फ्री हेल्थ केयर है, फ्री एजुकेशन है, वर्क एथिक्स बड़े जबरदस्त हैं, नेचर बड़ी जबरदस्त है वहां पे, तो कनाडा और दुबई का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जिससे मैं डिसएग्री करता हूं। तो मैंने कहा कि आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं और जो जो लोगों ने बातें की हैं और मैंने यहां पे कुछ फैक्टर्स को डिफाइन किया है कि मैं कनाडा और दुबई की जो लाइफ है उसको मैं आज कंपेयर करूंगा इन डिटेल। और इस वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि ताकि आपको कहीं पे भी रहना है, आप कनाडा में रहना चाहें, आपको जहां से ही लगता है आप वहां रहें, बट एटलीस्ट आपके पास एक राइट पैरामीटर्स और राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपको जिसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकें कि आपको कहां रहना चाहिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम मैंने कुछ यहाँ पे फैक्टर्स जो है यहाँ पे मेंशन कर दिए थे कि हम कनाडा और दुबई की मार्केट को किस तरह हम कंपेयर कर सकते हैं। एक है ईज ऑफ एंट्री, कितनी आराम से आप कनाडा जा सकते हैं, कितनी आराम से आप दुबई जा सकते हैं। सेकेंडली हेल्थ केयर, कि दोनों के हेल्थ केयर में क्या डिफरेंस है। एजुकेशन, वर्क एथिक, जिसको बहुत कहा जाता है कि कनाडा में बहुत अच्छा है, दुबई में बहुत खराब है। पीआर और पासपोर्ट, हमें पता है कनाडा पासपोर्ट देता है, दुबई पासपोर्ट नहीं देता। नेचर, लोग बहुत ज्यादा कहते हैं कि नेचर बड़ी जबरदस्त है वहां पे। अर्निंग्स, इनकम, डेली लाइफ, हाउ डज डेली लाइफ फील्स लाइक इन कनाडा एंड दुबई। और उसके बाद नाइन्थ में मैंने बोला है कि इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि आपके लिए जॉब में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो इन 9 फैक्टर्स की बेस पे आज मैं एक इवैल्यूएशन दूंगा, जो मेरा अपना इवैल्यूएशन है, जो आपको हेल्प करेगा कि आपको कनाडा में रहना चाहिए, दुबई में रहना चाहिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईज ऑफ एंट्री से। अगर मैं कनाडा जाने की बात करूं तो हमारे पास से दो रास्ते होते हैं। एक होता है हमारे पास स्टूडेंट वीजा, कि हम वहां कहीं मास्टर्स के अंदर एडमिशन ले लें, वहां पढ़ने के लिए जाएं, और तकरीबन जिसकी फीस तकरीबन भी 30 लाख से कम नहीं होगी, कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आपके मास्टर्स की फीस होगी, जो आपने पहले वो पे करनी है, या आपने एटलीस्ट हाफ पे करके आपने वहां पे एडमिशन लेना है। 1.5 से 2 साल का आपने वहां पे मास्टर्स करना है, उसके बाद फिर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये हो गया विच इज वेरी कॉस्टली, 30 से 40 लाख रुपए, और लिविंग एक्सपेंसेस उसके अलावा है। दूसरा ऑप्शन है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन के लिए अगर आपने जाना है तो ऑब्वियसली आपने पहले अप्लाई करना है, जिसके लिए 5-6 लाख रुपए आपको सारे आइल्स वगैरह वो सब चीजें देने में लग जाएंगे, कम से कम मैं बता रहा हूं। और उसके बाद जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1 से 1.5 साल, कम से कम 1.5 से 2 साल आपने वेट करना है, आपकी इमिग्रेशन आएगी। उसके बाद फिर आप 6 महीने का एक्सपेंस लेके, अपने टिकट्स की फीस लेके, और यहां मैं बात करूंगा फॉर अ फैमिली ऑफ 5, के हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे, तो मैं सारी फिगर जो है उनके हिसाब से दूंगा। तो कनाडा की अगर मैं बात करूं तो अगर स्टूडेंट वीजा पे आप जाते हैं, आप फॉरेन नहीं जा सकते, ऑब्वियसली आपको 6-7 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। प्रोसेस बड़े इतने इजी नहीं है, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और कम से कम 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए। अगर इमिग्रेशन की बात करूं तो कम से कम भी आपको 20-25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। दुबई की अगर मैं बात करूं, पिछले 1 साल से कुछ वीजे का प्रॉब्लम आया था, हम इस चीज को अभी इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक इशू की वजह से था कि पाकिस्तान से कुछ बैगर वगैरह वहां जा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने अभी उसके ऊपर काम हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, बिकॉज मैं 17 साल से दुबई के अंदर रह रहा हूं। दुबई के वीजे का ये हाल है कि आप आज रात में अप्लाई करें तो कल सुबह आपका आया हुआ होता है। तो जब सिचुएशन बेटर हो जाएगी तो चीजें बिल्कुल वैसी हो जाएंगी, बिकॉज ये टेम्पररी हॉल्ट है अभी वीजा के अंदर। दुबई का वीजा 1 से 2 दिन के अंदर आता है। ना आपने इमिग्रेशन का वेट करना है, ना आपने दुबई में किसी कोई एडमिशन लेना है एजुकेशन के अंदर। 4 से 5 लाख रुपए आपके पास हो, आप आज वीजा अप्लाई करें, परसों आपका वीजा आ जाएगा, 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, और आप 2 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर आप दुबई ट्रैवल कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं ये बात करूं, क्योंकि हम ईज ऑफ एंट्री को भी डिस्कस कर रहे हैं, तो दुबई के अंदर ना आपका एजुकेशन लेवल देखा जाता है, ना आपकी कोई स्टेटमेंट देखी जाती है, कुछ भी नहीं। दैट मीन्स कि अगर पाकिस्तान से किसी ने आना है तो 100% पाकिस्तानीज जो है वो दुबई आने के लिए एलिजिबल हैं। जबकि कनाडा की अगर मैं बात करूं तो हर बंदा नहीं आ सकता, कोई गांव का बंदा उठ के नहीं आ सकता है। एक एजुकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपका थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप यहां पे आ सकते हैं। और कॉस्ट ऑफ जो एंट्री है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि स्टूडेंट वीजा की, इमिग्रेशन की, दोनों बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ एंट्री कनाडा और दुबई का कोई कंपैरिजन नहीं है। कनाडा विल लूज दिस बैटल, और डेफिनेटली दुबई विल विन दिस बैटल, बिकॉज दुबई आप बड़ी आराम से आ सकते हैं, लेकिन कनाडा आने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए और आपको वेट करना पड़ेगा। जब आपका नाम आएगा तब आप यहां पे आ सकते हैं। एंड 4 से 5 लाख वर्सेस 30 से 40 लाख रुपए कम से कम। और अगर इमिग्रेशन पे आ रहे तो पहले 1.5 से 2 साल वेट करें, आपकी नॉमिनेशन आएगी, और फिर भी 20 से 25 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। दुबई 1 हफ्ते के अंदर आप यहां पे आ सकते हैं, 3 से 6 महीने में आपको जॉब मिलेगी, आप यहां पे आकर सेटल हो सकते हैं। तो इस चीज के अंदर दुबई विंस। सेकंड पे हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। और ये जुमला ना मैं बहुत ज्यादा सुनता रहता हूँ कि सर कनाडा में ना हेल्थ केयर वगैरह बड़ा फ्री है, एंड दिस एंड दैट, एंड आई डू अंडरस्टैंड, कनाडा में हेल्थ केयर बिल्कुल फ्री है।
मैं अभी तक जितने भी सेशन दे चुका हूं उसमें 100 से ज्यादा सेशन मैंने ऐसे लोगों को दिए, ऐसे कैनेडियंस, पाकिस्तानी कैनेडियंस को दिए जो कनाडा में बेस्ड हैं। उन सब ने एक बात मुझे जरूर बताई है कि सर नॉर्मल हेल्थ केयर तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको कोई ऑपरेशन हो, कोई सर्जरी टाइप का हो, तो वो आपको डेट देते हैं और समटाइम्स आपको क्यू में लगना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहता हूं कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम काफी अच्छा है और बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। अब जब हम दुबई के हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव मेरा यही है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि जो जिस तरीके से आप सोच रहे हैं ना, आप थोड़े राइट पैरामीटर्स उसके अंदर ऐड करें। दुबई में जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वो आपका जो एम्प्लॉयर होता है बाय डिफॉल्ट ही इज सपोज टू पे फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस। तो अगर मैं अपनी बात करूं या जितने भी लोग यहां पे जॉब करते हैं उनको अपनी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेनी होती। जिस कंपनी है, जो कंपनी आपको वीजा देती है वो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे देती है, तो मेरे लिए ये फ्री है। अगर मैं अपनी फैमिली मेंबर्स की बात करूं तो अगर आप किसी भी अच्छे ग्रुप में हैं, यहाँ पे थोड़ा सा भी अच्छा ग्रुप है, तो जैसे मेरा ग्रुप है तो उसने मेरी फैमिली का पूरा मेडिकल दिया भाई, यहाँ पे मेरी फैमिली का पूरा मेडिकल फ्री है। थोड़ा सा भी अगर अच्छा ग्रुप होगा तो वो आपकी फैमिली का मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पे करेगा, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। एज्यूम कर लेते हैं कि आप किसी ऐसी कंपनी के अंदर गए जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल नहीं पे कर रही है। दुबई के अंदर एक बेसिक हेल्थ केयर की जो फीस है वो 650 दिरहम्स पर ईयर है। 650 दिरहम्स साल के बेसिक, जिसके अंदर आपकी क्लिनिक्स कवर्ड है और आपकी कोई भी इमरजेंसी है वो इसकी 100% कवर्ड है। और आप हॉस्पिटल में नहीं दिखा सकते, लेकिन यहां पे जगह जगह क्लिनिक्स खुली हुई है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप क्लिनिक्स के अंदर दिखा सकते हैं। 650 दिरहम्स साल के, महीने के मतलब शायद 50 या 55 दिरहम पर फैमिली मेंबर आपका आता है। इमेजिन कर लेते हैं कि बंदा कहता है कि नहीं यार मुझे तो हॉस्पिटल की, मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर चाहिए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर आपको कम से कम यहां पे 2500 दिरहम में आपको साल की मिल जाएगी, साल की। तो अगर आपकी कंपनी ने आपकी फैमिली को इंश्योरेंस नहीं दी, जो यहां पे अक्सर दे देती है, और अगर आप ये कहते हैं नहीं यार मुझे बेसिक नहीं चाहिए, मुझे तो टॉप की इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मेरे हॉस्पिटल भी कवर्ड है, तो आपको 2500 दिरहम में मिल जाएगी यहां पे। दैट मीन्स कि अगर मैं फैमिली ऑफ 5 की बात करूं, मुझे तो कंपनी ने दे दी है, मैं बाकी 4 लोगों की बात करूं तो आपका ये 10,000 दिरहम का एक्सपेंस आएगा साल का, जो महीने का 800 दिरहम का एक्सपेंस बनता है। लेकिन ये वाली इंश्योरेंस के अंदर क्या होगा कि ना आपको कोई वेट करना है ना, क्योंकि दुबई में वेट सिस्टम नहीं है। यहां पे ये नहीं है कि 4 महीने बाद आपकी सर्जरी होगी, क्योंकि आप यहां पे पे कर रहे हैं, फ्री में नहीं ले रहे आप यहां पे। तो जब आप यहां पे कर रहे हैं तो आप जाएंगे, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा, जो भी होगा, आप बड़े आराम से पूरा सुपर परफेक्ट हेल्थ केयर जो है वो आप दुबई के अंदर इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बट इसके बावजूद भी, ये सारा एक्सप्लेन करने के बावजूद भी, मैं ये कहता हूं कि इसमें कनाडा विंस और दुबई फेल्स। हालांकि आई थिंक मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज नॉट द केस, बट स्टिल मैं कहता हूं कनाडा यहां पे जीत गया। तीसरी बात करते हैं एजुकेशन की। कनाडा में एजुकेशन फ्री है। हालांकि जिन लोगों को मैंने, जितने भी कैनेडियंस को मैंने अभी तक सेशन दिए, पाकिस्तानी कैनेडियंस को, हर बंदे ने मुझे ये बताया कि सर यहाँ की स्कूलिंग में हम लोग बहुत बड़े मसले फेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का जिस तरह ब्रॉटअप हो रहा है यहाँ पे, अगर उसको इस्लाम के हिसाब से मुस्लिम्स के लिए इवेल्युएट किया जाए तो लोगों को बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है। दिस इज वन ऑफ द रीजन दे आर प्लानिंग टू मेक अ मूव टू दुबई, ठीक है। तो मैं अभी उसकी बात, क्योंकि दुबई में ऐसा बिल्कुल कोई सीन नहीं, क्योंकि इस्लामिक कंट्री है, तो जाहिर सी बात है, जो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो बच्चों को नए नए कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं, जिससे जो चीजें बताई जाती हैं, जिससे हम लोगों को सख्त रिजर्वेशन हैं, दुबई में ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप किसी स्कूल में आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते, सारी अकॉर्डिंग टू इस्लाम में। लेकिन अगर मैं कनाडा की बात करूं तो एक तो ये मसला है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए अक्सर लोग प्राइवेट स्कूल के अंदर डालते हैं, वो पेड है, वो फ्री नहीं है। उसके अलावा अगर आप इस्लामिक स्कूल के अंदर डालते हैं, वो ना सिर्फ पेड है बल्कि काफी एक्सपेंसिव है, मुझे वहां पे कैनेडियन पाकिस्तानीज ने बताया हुआ, ठीक है। तो एजुकेशन कनाडा की, अगर आप स्टेट ओन स्कूल के अंदर पढ़ाते हैं और आपको कोई टेंशन नहीं है कि वो स्कूल में क्या पढ़ा रहे हैं, तब ठीक है, एजुकेशन यहां पे बिल्कुल फ्री है। दुबई के अंदर जो लोगों ने एक बहुत बड़ा एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट की हुई है कि दुबई बड़ा एक्सपेंसिव है, एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है, दिस एंड दैट। दुबई में एक बच्चे के स्कूल की फीस पर मंथ 1000 दिरहम से 1000 दिरहम से 2000 दिरहम के बीच में आपको एक रीजनेबल स्कूल मिल जाएगा। जिस तरह कनाडा के अंदर होगा कि नॉर्मल स्कूल भी है, बड़े भी हैं, जबरदस्त भी हैं, इस तरह यहां पे 800 दिरहम पर मंथ वाले स्कूल भी हैं, 1000 दिरहम पर मंथ वाले स्कूल भी हैं, 2000 दिरहम वाले भी हैं, और 8000 9000 दिरहम पर मंथ वाले बोर्डिंग स्कूल्स भी हैं दुबई के अंदर। लेकिन अगर मुझसे पूछें कि यार एक अच्छा रीजनेबल अच्छा स्कूल कितने में मिल जाएगा, तो 1000 दिरहम में पर मंथ मिल जाता है। अगर किसी को क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं एक वेबसाइट आपको बता रहा हूं, www.khda.gov.ae। आप उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, वहां पे वो KHDA एक अथॉरिटी है, तमाम स्कूल्स को रेगुलेट करती है दुबई के अंदर। उसकी वेबसाइट के ऊपर तमाम स्कूल्स की रैंकिंग दी हुई है और वहां की फीस दी हुई है, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। और मैं एक स्कूल का नाम बता रहा हूं, एप्पल इंटरनेशनल, दुबई के अंदर एक स्कूल है, अच्छी रेटिंग है, उसकी फीस तकरीबन 9000 दिरहम साल की है,
ठीक है, तो ये मैं उस चीज को एड्रेस कर रहा हूं कि दुबई की एजुकेशन बहुत एक्सपेंसिव है। तो हर लेवल का स्कूल है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके 3 बच्चे हैं और आपने एज्यूम किया कि मैं 2000 दिरहम पर मंथ वाले स्कूल में रखूंगा, तो आपका ये 6000 दिरहम यहां पे पर मंथ आपकी कॉस्ट आ गई, जो साल की तकरीबन 72,000 के करीब आपकी कॉस्ट आ गई यहाँ पे। अच्छा, एक और बात भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं कि जब आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो आपकी स्कूलिंग को भी कवर करती हैं यहाँ पे, ठीक है। हर बंदे को नहीं मिलती, कम लोगों को मिलती है, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो स्कूल्स को कवर कर देती हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूं, और ये मैं हाईएस्ट स्कूल लगा रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 1000 दर में भी आपको एक रीजनेबल स्कूल मिल जाएगा, अच्छा स्कूल मिल जाएगा, 1500 में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा तो 3000 पर मंथ भी है, 4000 भी है, 6000 भी है, 8000 भी है। मैं नॉर्मल लेवल की बात कर रहा हूं, टॉप लेवल की बात नहीं कर रहा। तो 6000 दरम में आपको 3 बच्चों की पर मंथ स्कूलिंग फीस मिल गई। मैं अपर लेवल के ऊपर जा रहा हूं, तो ये वाली रेस भी कनाडा टेक्निकली जीता तो नहीं है, बट फिर भी मैं दुबई को जानबूझ के हरा रहा हूं। सारी इंफॉर्मेशन पास करने के बाद मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि कनाडा यहां पे विन कर गया और यहां पे दुबई लूज कर गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्क एथिक की। वर्क एथिक 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक चीज तो ये है कि कनाडा में मुझे पता है, क्योंकि मेरे बहुत दोस्त हैं वहां पे, सेशंस दिए मैंने, कि वहां पे 5 बजे का मतलब है 5 बजे के बाद 5 बजे ऑफिस बंद होता है, तो लोग जो है वो चले जाते हैं 5 बजे। अच्छा, दुबई के अंदर इस चीज को लेकर ना इंतहाई रॉन्ग परसेप्शन है। मुझ समेत मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे 5 बजे कोई काम नहीं बंद करता, लेकिन हम जब इसको एग्जैजुरेट करते हैं ना चीजों को, तो हम क्या कहते हैं, आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है। क्यों भाई, ये दुबई है भाई, इंटरनेशनल सिटी है यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ पे भाई। आप छोटी छोटी कंपनीज की बात नहीं करें जो 5-5, 6-6 लोगों की कंपनीज खुली हुई यहाँ पे। एक बड़ी कंपनी की, एमएनसी की, मीडियम साइज कंपनीज की अगर मैं बात करूं, तो अगर 5 बजे जाने का टाइम है तो आप 6 बजे निकल जाएंगे, 6:30 बजे निकल जाएंगे। मैं अपनी कंपनी में, मेरा 5 बजे टाइम खत्म होता है, मैं 5:45 बजे निकल जाता हूं, कभी 5:30 बजे निकल जाता हूं, कभी 6 बजे निकल जाता हूं। मेरा दोस्त जीएसके के अंदर है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के अंदर है, 5 बजे ऑफिस बंद होता है, 6 बजे ऑफिस से निकल जाता है। मेरा तीसरा दोस्त यहाँ पे, मैं अपने दोस्तों की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको ना मैं वो एग्जाम्पल दूं जो मेरे आसपास के लोग हैं, जो बड़े सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे नहीं होंगे और नीचे लेवल पे नहीं, मिड लेवल की बात कर रहा हूं। मेरा दोस्त है यहाँ के बहुत बड़ी पेट्रोलियम कंपनी के अंदर काम करता है, पता नहीं 50,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज होंगे उसकी, या 30-50,000 करीब। वो बंदा 4:30 बजे निकल जाता है ऑफिस से, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है। तो हम जब एग्जैजुरेट करते हैं ना चीजों को, तो हम बहुत ज्यादा एग्जैजुरेट कर देते हैं कि कोई लाइफ नहीं है, 9 बजे आ रहे हो भाई, कोई 9 बजे नहीं आता यहाँ पे। हाँ, 5 बजे कोई बंद नहीं करता, बट 5:30 बजे लोग उठना शुरू हो जाते हैं, मतलब आधा पौना घंटा, 1-1.5 घंटा आगे पीछे हो जाता है। तो 1 घंटा आगे पीछे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि वर्क एथिक के ऊपर एक और चीज बोली जाती है, किसी को जॉब से निकालना हो तो रातों रात निकाल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है, जिसको उठा के फेंकना हो फेंक दिया, बस आप यू आर ऑन योर ओन। ओ भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या हम कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ पे एमएनसीज नहीं है? क्या यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं है? क्या यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट नहीं है? मैं अपनी ग्रुप की, मैं यहाँ के काफी सीनियर पोजीशन पे काम कर रहा हूं, मैं अपने ग्रुप की आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे किसी 3000 दिरहम वाले बंदे को भी निकालना हो ना, तो हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि आपको उसको 3 वार्निंग लेटर्स देने हैं। हर वार्निंग लेटर में डिफरेंस होगा 1-1 महीने का, 3 महीने तक। और आप ये भी जस्टिफाई करेंगे कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आपने उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या किया। मुझे किसी को निकालना है ना, तो मुझे 3 वार्निंग लेटर देने हैं उसको, और मुझे जस्टिफाई करना है कि उसको क्यों निकालना पड़ रहा है, क्यों आप उस पर कोई काम क्यों नहीं कर सके आप। ये सिचुएशन है मेरे ग्रुप की, जिसमें 32,000 लोग काम करते हैं, छोटा ग्रुप नहीं है। जितने भी रीजनेबल ग्रुप्स हैं, जितने भी छोटे बड़े यहाँ पे ग्रुप्स हैं, मैं उन कंपनीज की बात नहीं कर रहा। आपने जो कमेंट लोग करते हैं ना, असल में सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा कमेंट कर देता है, मुझे नहीं पता उसकी क्या एजुकेशन है, हो सकता है कोई इंटर पास हो, छोटी कंपनी में काम कर रहा हो, उसको पता जिंदगी में आगे नहीं जा सकता, तो किसी छोटी कंपनी में चला गया होगा। जो 4-4, 6-6 लोगों की कंपनी होती है वहां पे तो बदतमीजी होती है वहां पे, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल एनवायरमेंट में काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्रॉपर एचआर है। आप लोग कभी भी ये बात नहीं भूलिएगा कि दुबई जो है ना, ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जगह। अगर पूरी दुनिया के मिलियनर्स यहाँ पे आ रहे हैं, लोग यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इन लोगों ने इन चीजों पे काम नहीं किया होगा? किसी की भी आप बस जो भी करना चाहे किसी के साथ कर दें, किसी को निकालना निकाल दें। इट डजंट वर्क लाइक दैट। यहाँ पे एचआर के प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं। कनाडा से कंपेयर करूं, कनाडा ज्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है इस चीज के अंदर, बट सिर्फ मैं उस पॉइंट को एड्रेस कर रहा हूं जो आप लोग जो एग्जैजुरेट कर देते ना, हम लोग रातों रात उठा के निकाल दिए, किसी को नहीं निकाला जाता। बल्कि इस चीज के अंदर तो मुझे अमेरिका कनाडा में ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं अभी परसों मैंने सुना वॉलमार्ट से 1700 बंदे निकाल दिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 बंदे निकाल दिए, गूगल ने 8000 बंदे निकाल दिए। हर वो सुनता हूं मैं जाके। कभी दुबई के बारे में आपने सुना है कि एमिरेट्स ने 10,000 बंदे निकाल दिए? किसी कंपनी के बारे में सुना है किसी कंपनी ने 50 बंदे निकाल दिए? कभी भी नहीं निकालते, कभी भी आपने ये चीज नहीं सुनी होगी। तो वो मार्केट ज्यादा वल्नरेबल है दुबई के हवाले से। सो इन टर्म, जस्ट टू कंक्लूड दिस पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ वर्किंग आवर्स, कोई ऐसी बात नहीं है रात के 9-9 बजे तक काम कर रहे हैं। सर्टेन इंडस्ट्री के अंदर, बैंकिंग के अंदर हो सकता है कोई ज्यादा काम कर रहा हो, वो पूरी दुनिया के अंदर है।
पाकिस्तान के अंदर भी है, हो सकता है कनाडा के अंदर ना हो, लेकिन ओवरऑल 5 बजे का मतलब है 6 बजे, 6:30 बजे, 1 घंटा, आधा 1 घंटा आगे पीछे होता है। ऐसा नहीं कि आप सारे लोग काम करते हैं, तो उनकी भी अपनी जिंदगी है, उनकी भी अपनी लाइफ है यहाँ पे भी स्टैंडर्ड्स हैं जो लोग जिसके साथ लोग यहाँ पे रहते हैं। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रातों रात उठा के फेंक दिया और ये कर दिया। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है। चले मैं तो अच्छे ग्रुप के अंदर हूं, लेकिन क्या उनको कोई हायरिंग नहीं करनी है? कि यहाँ पे हम क्या बिजनेस इस तरह फ्लरिश होते हैं? क्या किसी कंपनी की इकोनॉमी इस तरह चलती है? इतनी वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड के अंदर रहें, क्या कोई प्रोड्यूस कर पाएगा एफिशिएंसी? क्योंकि प्रोडक्टिव वर्कफोर्स होगी यहाँ पे अगर इस तरह की चीजें हो। हम लोग बस एग्जैजुरेट कर देते हैं और हम उन लोगों के कमेंट्स को ज्यादा अहमियत देते हैं जो बिल्कुल निचले लेवल का तबका है। स्किल सेट नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं है, परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कुछ कर नहीं पाते। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कनाडा का वर्क एथिक सुपर है। दुबई यहां पे भी हार गया। पीआर पासपोर्ट की बात कर लेते हैं। कनाडा पीआर देता है, पासपोर्ट आपको देता है, 4 साल में पासपोर्ट आपके हाथ होता है, विच इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। दुबई पे बहुत अरसे से इन लोगों के ऊपर ये प्रेशर आ रहा था कि भाई आप लोग पासपोर्ट वगैरह तो देते नहीं है, तो आपके पास कोई आएगा क्यों? इन्होंने पासपोर्ट तो नहीं दे, इन्होंने पीआर देनी शुरू कर दी। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ अ गोल्डन वीजा। इन द लास्ट 15 ईयर्स दुबई ने अपने आप को बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। नोमैड वीजा निकाला, ग्रीन वीजा निकाला, ब्लू वीजा निकाला, ट्रेड लाइसेंस की चीज हो गई, कफील सिस्टम को हटा दिया। ये लोग बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गए जिसका आप नॉर्मल लोगों को नहीं पता। अब गोल्डन वीजा की क्या रिक्वायरमेंट है कि गोल्डन वीजा क्या होता है? 10 साल का रेजिडेंट वीजा आपको मिलता है, वेयर यू डोंट नीड टू गेट एम्प्लॉयड बाय एनी कंपनी। आपके पास जॉब नहीं है तब भी आप गोल्डन वीजा अगर आपके पास है, आप 10 साल यहां पे रह सकते हैं। कौन कौन? आप, आपकी वाइफ, आपके तमाम बच्चे, आपके पेरेंट्स, सब यहां पे 10 साल रह सकते हैं। और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? 2 रिक्वायरमेंट, 2 में से कोई एक फुलफिल कर दें आप। या तो आपकी सैलरी 30,000 दिरहम पर मंथ से ऊपर हो, आप गोल्डन वीजा के लिए अप्लाई करें, 10 साल का गोल्डन वीजा आपको मिल जाएगा। या आपने 2 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी यहां पे ली हुई हो और उसकी आपने 20% डाउन पेमेंट की हुई हो, जो 4 लाख दिरहम बनते हैं, जो पाकिस्तानी 3 करोड़ रुपए बनते हैं, वो आपने दे दिया, आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। गोल्डन वीजा 10 साल के बाद ऑटो रिन्यूएबल बेसिस के ऊपर दोबारा से रिन्यू हो जाता है। और अगर आपने गोल्डन वीजा ले लिया, एक तरीके का आपकी परमानेंट रेजिडेंसी मिल गई। पूरी दुनिया में आप दुबई में रहें, कहीं पे भी रहें, 9.5 साल के बाद भी वहां पे आएंगे, आपका वीजा वैलिड होगा यहां पे। मैं कहता हूं ये बैटल भी कनाडा ने विन कर ली। दुबई जो है वो यहां पे हार गया ये बैटल। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचर की। डेफिनेटली लेक्स हैं कनाडा में, वेदर बड़ा जबरदस्त है, दिस एंड ये 2-3 चीजें हैं, पहाड़्स हैं, बड़ा अच्छा एनवायरमेंट है। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि दुबई के अंदर स्नोफॉल नहीं होती यहाँ पे 12 से 12 महीने हम लोग बाहर घूम सकते हैं। गर्मी का यहाँ पे हाल ये है कि जब मैं 17 साल पहले यहाँ पे आया था 51-52 सेल्सियस होता था। इतने सालों के अंदर आर्टिफिशियल रेन करके इनका टेम्परेचर 43-44 से अब ऊपर नहीं जाता, वो भी कंट्रोल कर लिया। सर्दियां तो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, 4-5-6 महीने तो ब्यूटीफुल बैलेंस्ड वेदर होता है, क्योंकि सर्दियां स्ट्रांग नहीं होती यहाँ पे। गर्मियों में 42, 43, 44 हो जाता है। घर में एसी, ऑफिस में एसी, मॉल में एसी, गाड़ी में एसी, मस्जिद में एसी, दुकान में एसी, यू नेम इट, और वहां पे एसी है। मॉल यहाँ पे सिर्फ मॉल शॉपिंग की डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक्टिविटीज का सेंटर है यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, सर्दियों में लोग पार्क्स वगैरह में जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं, गर्मियों के अंदर लोग मॉल्स के अंदर एक्टिविटीज वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे कोई किसी को गर्मी शर्मी कोई पता नहीं चलती है यहाँ पे कोई ये नहीं होता सुबह उठे हुए तो आई स्नोफॉल आई हुई है तो पूरा भाई आप साफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, या एटलीस्ट आप कहीं ना कहीं वो हुए हैं। दूसरी बात नेचर की, सर यहाँ पे कनाडा में ना लेक्स बहुत हैं, पार्क्स बहुत हैं। आपको क्या लगता है कि दुबई जो है कोई थर्ड वर्ल्ड सिटी है, कोई यूएई कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है? तो आपको क्यों किसी ने ये बात अभी तक नहीं बताई है कि जब दुनिया के टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं तो क्या जितना कि दुनिया के मिलियनर्स 1,10,000 मिलियनर्स यहाँ पे रहते हैं, तो दुबई ने उनको केटर करने के लिए बीचेस नहीं बनाए हुए यहाँ पे, सैकड़ों की तादाद में बीचेस हैं। जगह जगह पार्क्स नहीं बनाए हुए, सैकड़ों की तादाद में मैसिव पार्क्स हैं, सफारी पार्क्स हैं, हाइकिंग ट्रेल्स हैं, यहाँ पे लेक्स हैं, घूमने फिरने की, नेचर की अगर आप बात करें तो इतनी ज्यादा जगह है कि आपको जो काम भी करना है दुबई आप यहाँ पे कर लें। सिर्फ दुबई ना पॉपुलर नहीं है चीजों के लिए, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पे रहता हूँ, बीचेस की आपको नाइट बीच है यहाँ पे, अब तो नाइट बीचेस खुल गए यहाँ पे, नाइट में आप जाए वहां पे नया पूरा इंतजाम होता है। बीचेस हैं, लेक्स हैं, पार्क्स हैं, और क्या चाहिए? नेचर और क्या चीज होती है? तो फिर भी मैं कहता हूं कनाडा ये चीज विन कर गया, दुबई लूज कर गया। मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद जो है मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हाँ भाई कनाडा इज विनिंग द रेस। ठीक है, अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। जितने भी लोग कनाडा में रहते हैं, टॉप 20% को छोड़ के मैं कहता हूं ठीक है, हर जगह पे कुछ ऐसे लोग होते हैं दुबई के अंदर, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं बड़े जबरदस्त लेवल पे चला गया हूं। मैं कनाडा की भी बात, कुछ लोग, कुछ पाकिस्तानीज ऐसे होंगे जो बहुत जबरदस्त लेवल पे होंगे, $2 लाख साल से ऊपर के होंगे, महीने के 10 से 12 हजार डॉलर का कमा रहे होंगे, चलो उनकी बात छोड़ देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं। जनरली मैंने जितने लोगों को सेशन दिया है ना कनाडा के अंदर, जिनको 10 से 15 साल का, 20 साल का एक्सपीरियंस था, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000 महीने के आफ्टर टैक्स कमा रहे थे। सबकी सैलरी $60,000 साल की, $70,000 की बिफोर टैक्स।
90,000 लाख डॉलर इतनी सैलरी थी, ठीक है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये अर्निंग्स कनाडा में $5,000 है लोगों की। ये बनते हैं यहां पे तकरीबन 14,000 दरम बनते हैं, दुबई के 14,000 दरम बनते हैं। ये सैलरी ना यहाँ पे एक सेल्स सुपरवाइजर की होती है, जिसको 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस होता है, कोई खास एजुकेशन भी नहीं होती है। 10 से 15 साल के अंदर अगर कोई बंदा दुबई में होगा, मैं अपने दोस्तों की बात कर लेता हूँ, पाकिस्तान से आए हुए हैं, एमबीए किया हुआ है, एसीसीए किया हुआ है, मतलब जो वही डिग्रीज है जो कनाडा में जाके लोग करते हैं, वही डिग्रीज यहाँ पे ली हुई है। उनकी कम से कम सैलरी जो सब यहाँ पे है ना, इससे ऊपर भी है, लेकिन 15 साल के अंदर अगर बंदा थोड़ा सा भी रीजनेबल है ना, वो 30,000 दरम के पैकेज पे जाएगा। 30,000 दरम के पैकेज पे। दैट मीन्स कि $5,000 यहां पे 14,000 दरम बनते हैं। तो ये बंदा दरहम के अंदर, कैनेडियन बंदा 15 साल के बाद $5,000 आफ्टर टैक्स पर मंथ $5,000 कमा रहा है, 14,000 दरम बन गए। वही बंदा दुबई के अंदर, चूंकि टैक्स नहीं है, कोई टैक्स स्लैब नहीं है, तो 30,000 दरम कमा रहा है, ठीक है। 30,000 मतलब 16,000 दरम एक्स्ट्रा कमा रहा है। 15,000 को एक्स्ट्रा जो वो कमा रहा है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 12 से, तो तकरीबन 1,80,000 दरम वो बंदा ज्यादा कमा रहा है उस बंदे से जो बंदा कनाडा में बैठा हुआ है। 1,80,000 दरम ज्यादा कमा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो 1,80,000 दरम ज्यादा कमा रहा है, हेल्थ केयर के ऊपर मैं आता हूं। आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर आपने ले ली दुबई के अंदर। हालांकि मैं बता चुका हूं कि अक्सर कंपनीज दे देती हैं, बेसिक इंश्योरेंस भी यहां पे चल जाती है। कभी कभार मैं अपने बच्चों की बेसिक इंश्योरेंस ले लेता हूं, बीमार नहीं होते होते तो 100 दरम फीस है, मैं जाके दे तो जाके आपने टॉप की इंश्योरेंस ली हुई है, साल के 10,000 दरम है। तो जब आप साल के 1,80,000 दरम बचा रहे हैं, जो कनाडा में आपके नहीं बच रहे, यहां पे 1,80,000 दरम जब आप बचा रहे हैं ना, तो 1,80,000 दरम में से अगर आप 10,000 दरम हेल्थ केयर के निकाल देंगे, तब भी आपके पास 1,70,000 दरम है। 1,70,000 दरम। तो इसकी बेस के ऊपर कनाडा लॉस्ट इट, दुबई विन। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट यहां पे पे कर रहा हूं मैं, अगर मैं उसको अपनी सैलरी से कंपेयर करूं, जो एक एवरेज बंदा, और इससे भी ऊपर लोग हैं यहां पे, जो बंदा यहां पे सैलरी ले रहा है, उसके लिए 10,000 दरम 1,80,000 दरम में से निकालना कोई चीज नहीं है, कोई बात ही नहीं है उसके लिए। सिमिलरली एजुकेशन की मैं बात करता हूं, 2,000 दरम पर हेड बच्चे के हिसाब से टॉप स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, आप इसके यहां पे 72,000 दरम निकाल दें, 70 आपके पास यहां बच गए, 72 यहां पे निकाल दें, अभी भी एजुकेशन देने के बाद आपके पास 1,00,000 दरम यहां पे पड़ेगा। 1,00,000 दरम आपके पास पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर आपकी जो एजुकेशन है उसमें भी कनाडा हार गया, दुबई आ गया। व्हाई? बिकॉज आप जब एक चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप ओवरऑल चेक करते हैं। तो दुबई वाले बंदे के पास अभी भी 1,00,000 दरम यहाँ पे बचे हुए हैं, उसने अपने बच्चों की टॉप की एजुकेशन भी पे कर दी। यहाँ पे ना उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है अपने बच्चों के जो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके लिए हम लोग बड़ा परेशान है। टॉप की एजुकेशन मिल रही है, टॉप का एनवायरमेंट मिल रहा है, इस्लामिक एजुकेशन मिल रही है, ब्रॉटअप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ केयर इनको टोटल मिल रहा है, और उसके बावजूद इनके पास 1,00,000 दरम पड़े हुए हैं। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये वर्क एथिक की जो मैंने बात की, अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि अभी आप $5,000 कमा रहे हैं, यार मेरे कहने के ऊपर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम कर लो, मैं आपको $5,000 और दूंगा, आप मना कर देंगे? डेफिनेटली बोलेंगे भाई हमें कोई मसला नहीं है, 1 घंटा हम और काम कर लेता, आप मुझे एक्स्ट्रा $5,000 दे दो महीने की, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को जो वर्क एथिक मिल रहा है ना, हमें दुबई के अंदर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसके ना मुझे $5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं जाके। तो अगर मैं इस चीज को कंपेयर करूंगा ना इससे, कि मुझे 1 से 1.5 घंटे में कोई, और बिलीव मी ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा काम करता हूं। हम लोग अक्सर, मैंने ऐसी कंपनीज में काम किया, 5 बजे सीईओ भी निकल गया, लोग भी निकल गए सारे, 5 नहीं 5 बजे निकलना शुरू हुए। मैंने इतनी कंपनीज में काम किया, यहां पे मेरा 17 साल का यूए का एक्सपीरियंस है कि एग्जैक्टली 5 o'clock पे ना गाड़ियां लाइन से लगी हुई होती हैं, जो पोस्टर वगैरह जब कंपनी ने ट्रांसपोर्ट दी हुई होती है। 5 बजे वो कहते हैं हम 5:10 पे निकल जाएंगे। मैंने कितनी बड़ी बड़ी ग्रुप्स में यहां पे काम किया। 5 बजे लोग लैपटॉप बंद करते हैं, निकलते हैं, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि 5:10 पे सारी कोस्टर जितनी भी वैन्स हैं जो एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप करती हैं उनको निकल जाना चाहिए। और मैं छोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा, 6-6 8-8 हजार एम्प्लॉइज वाली कंपनी की बात कर रहा हूं। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए कि ठीक है भाई मैं 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करता हूं, तो अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के मुझे $5,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, क्योंकि आपकी $5,000 है तो मेरी $10,000 है दुबई के अंदर। यहां पे भी वर्क एथिक के अंदर दुबई हार गया, सॉरी कनाडा हार गया, एंड दुबई विन द पॉइंट ओवर हियर। ओवरऑल सिचुएशन को जब आप कंसीडर करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा, और हम लोग इतनी डिटेल के अंदर कोई आपको नहीं बताएगा। पीआर पासपोर्ट, दैट्स फाइन। अव्वल तो ये है कि यहाँ पे लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं बचते पासपोर्ट आने के बाद, कि लोग, मैं देखता हूँ पाकिस्तान हार्डली 1 मरतबा चक्कर लगाते हैं, और वो भी कभी कभार ये होता है कि अगर थोड़ी अच्छी सैलरी हो, वरना लोग 2 साल 3 साल के बाद कनाडा से पाकिस्तान आ रहे होते हैं। यहाँ पे लोगों का ये हाल है, मेरा ये हाल है, मैं साल में 4 मरतबा चक्कर लगाता हूँ। 800-900 दरम का रिटर्न टिकट है दुबई से पाकिस्तान का, 1.5 घंटे की फ्लाइट है, तो मैं यहां से इतनी बार चक्कर लगाता हूं। तो टेक्निकली आपको जो यहाँ पे पासपोर्ट मिलता है, चलो ठीक है, इसके मैं फिर भी कनाडा को यहाँ पे मैं नंबर देता हूं, ठीक है, पासपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग चीज है।
अर्निंग्स की बात आ गई, डेली लाइफ कोई कंपैरिजन नहीं है कनाडा और दुबई का, जितनी जबरदस्त दुबई की लाइफ है। वाई? बिकॉज हम जो पाकिस्तानी होते हैं थोड़ा सा हमें ये शौक है कि यार मगरिब के वक्त चीजें बंद ना हो, रात के 12 बजे तक चीजें खुली रहें। कनाडा के अंदर मुझे बंद है कि मगरिब के बाद सब बंद हो जाता है शाम के 5-6 बजे। दिस इज नॉट द केस इन दुबई। रात के 12-1 बजे तक आपको यहाँ पे सारे होटल्स खुले हुए मिलेंगे, सारी मार्केट्स ओपन मिलेंगी, यहाँ पे घूमना फिरना ये वो, मतलब 12 बजे तक यहाँ पे ऐसा माहौल होता है जैसे हमारी अपनी कंट्री का माहौल होता है। और ये चीज मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। तो डेली लाइफ में कनाडा कैन नेवर बीट दुबई, और दुबई यहां पे टॉप पे रहेगा। आखिरी एक और पॉइंट जो था बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो है अपॉर्चुनिटीज। ये आप मुझे बताएं कि अगर आप कनाडा में इस टाइम पे $100,000 के पैकेज पे हैं साल के, जो कट कटा के महीने के $5,000 आपके बन जाते हैं, $5,000 से $6,000, कितने परसेंट चांसेस हैं कि अगले 4 साल या 5 साल के बाद आप $100,000 से $200,000 पे चले जाएं, या $200,000 से $300,000 पे चले जाएं? कितने परसेंट चांसेस है कि आप डबल का जंप मारें? डेफिनेटली आप लोग बोलेंगे नहीं सर, कनाडा में ऐसा नहीं होता। 100,000 से बंदा जाता है 140 पे चला जाएगा, 120 पे चला जाएगा 4-5 साल के अंदर, फिर आगे 4-5 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जंपे लगेंगी। दुबई के अंदर जंप्स लगती हैं। यहाँ पे 2014 के अंदर मैं 10,000 दरम पे था यहाँ पे। अगली मेरी जंप लगी 2015 के अंदर, मैं 22,000 दरम पे गया। 22 से मेरी 1-2 साल के अंदर जंप लगी, मैं 28,000 दरम पे गया। 2018 के अंदर मैं तकरीबन कोई 30 से 35,000 दरम पे गया, और उसके बाद स्काई इज द लिमिट। दुबई में जंप्स लगती हैं। क्यों? कोई टैक्स लेवल्स, कोई टैक्स ब्रैकेट्स नहीं है, जिसकी वजह से कोई सैलरी के कोई लेवल्स ही नहीं है। अगर कोई बंदा यहाँ पे 30,000 दरम पे काम कर रहा है ना, वो कभी भी ना 30 से 32 पे नहीं जाएगा, 30 से 35 पे नहीं जाएगा। यहाँ पे साल के पैकेज नहीं देखे जाते, यहाँ पे मंथली बात होती है। मैं अगर 30,000 दरम पे काम कर रहा हूँ ना, मुझे कम अज कम भी 38,000, 40,000, 42,000 दरम मिलेंगे, तब मैं जंप मारूंगा जाके, विच इज नथिंग। मैं अपने लेवल की अगर बात करूं, मेरा तो खैर बिल्कुल ही अलग लेवल पे चला गया हूं मैं, लेकिन कोई भी बंदा 30 से उसके लिए 35, 38, 40,000 दरम पर मंथ के ऊपर जाना कुछ भी नहीं है। जो अगर आप कैनेडियन उसमें बात करें, 30 से 40 पे जाने का मतलब ये कि आपको तकरीबन जो है ना 30-35%, 40% का रेस मिला है मंथली के अंदर। कोई मसला नहीं है यहाँ पे। ये भी नहीं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, कुछ करना है। अभी आपने जॉब ज्वाइन की, 6 महीने के अंदर दूसरी जॉब मिल जाए, वहां से छोड़ के वहां चले जाए। जब आप इस चीज को कंपेयर करते हैं ना कि अगर आप 100K से 200K पे जाना है तो कनाडा में कितना डिफिकल्ट है, और अगर मैं यहां से मैं 30,000 दरम से 40,000 दरम पे जाऊं तो वो कितना आसान है। अगर आप इस फैक्टर को कंसीडर करेंगे ना, तो ये जो बाकी आपके ये चेक्स है ना, ये भी आपके खत्म हो जाएंगे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा डोमिनेट करता है। जब आपके पास अबंडेंट में पैसा होता है ना, तो ये सारी चीजें जो है ना, सारी चीजें ये तब ना नल एंड वॉइड हो जाती है। अभी सिर्फ मैंने अर्निंग्स का एक कंपैरिजन किया, जिसमें मैंने आपको बताया कि यार बंदे यहाँ पे डबल सैलरी ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनके लिए एजुकेशन, हेल्थ केयर कोई मसला नहीं। अब इमेजिन करें यहाँ पे अगर वो साल के 1 लाख दरम बचा रहा है और यहाँ पे कनाडा में कुछ नहीं बचा रहा, तो साल के अंदर 1 साल के अंदर 1 लाख, आप 5 साल के बाद देखें उसकी सैलरी कहां चली जाएगी, उसकी सेविंग्स कहां से कहां चली जाती है। यहाँ पे मुझे बताएं कनाडा में कितने लोग क्या सेव कर रहे हैं सिवाय मॉर्गेज पे घर लेने के, उसके अलावा कौन सी टॉप की सेविंग्स है यहाँ पे। देखें, ये मेरा सरकाजम नहीं है, ना ही मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं दुबई की मार्केट को बहुत ज्यादा वो करने के। मेरा तो सिर्फ ये काम है कि जब जो लोग सतही कन्वर्सेशन करते हैं ना, जब आप ऊपर ऊपर लेवल के पे कन्वर्सेशन करते हैं ना, आप कभी भी ना ये पिक्चर जब तक आपके सामने नहीं क्लियर होगी ना, आप डिसीजन नहीं ले सकते। अरे यार, हम कनाडा में रहते हैं ना, वर्क एथिक बड़े जबरदस्त हैं, दुबई में तो बड़े खराब है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 17 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। हेल्थ केयर कनाडा में फ्री मिलता है, लेकिन दुबई में क्या है, कुछ भी नहीं है, एक्सपेंसिव ही नहीं है। एजुकेशन यार बड़ी एक्सपेंसिव है। KHDA.gov.in की वेबसाइट पे जाए, सारे स्कूल्स आ जाएंगे। KHDA हर साल विजिट करती है तमाम स्कूल्स को और एक रैंकिंग देती है, और उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्कूल अफोर्ड करना है। किसने बोला यहाँ पे दुबई एक्सपेंसिव है? अब ये तमाम सिचुएशन मैंने आपके सामने रख दी है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करना, तमाम चीजों को बहुत डिटेल में बताना। आप, मेरे बॉस ने बहुत ऐसे पहले मुझे बोल रहा था कि नबील, ऑलवेज एनालाइज थिंग्स इन डिटेल, इन डेप्थ, दैट विल गिव यू अ टोटली डिफरेंट पिक्चर, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड ओवर हियर। आई गेव यू एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बिटवीन दुबई एंड कनाडा, ताकि आप लोग डिसीजन ले सकें कि आपको कनाडा में रहना चाहिए, दुबई में रहना चाहिए, बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स व्हिच आई हैव मेंशन्ड।